आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं आशा करता हूं कि आपको घर पर जो विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। कॉपी और कलम तो आप सभी ने ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में हम कक्षा 9 में गणित में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में अपवाह स्वरूप के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। बच्चों, कक्षा 9 की पढ़ाई के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए विज्ञान में मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे और सबसे आखिरी में हम सामाजिक विज्ञान में समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के गणित का पाठ 11 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रचनाएं। पाठ रचनाएं को हमने 5 भागों में बांटा है। आज हम इस पाठ का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रचनाएं का परिचय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। रचनाएं के परिचय में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि हमें इसकी जरूरत कहाँ महसूस हुई। आइए जानते हैं। पिछले अध्यायों में आकृतियां जो किसी प्रमेय को सिद्ध करने या प्रश्नों को हल करने में आवश्यक थी, वे यथार्थ नहीं थी। वे केवल आपको स्थिति का अनुभव करने तथा सही तर्क देने की सहायता के लिए खींची गई थी। यानी कि अभी तक आपने अपने पिछले अध्यायों में जो आकृति बनाई है किसी प्रमेय को सिद्ध करने या प्रश्नों को हल करने में, वे यथार्थ नहीं थे। वे केवल आपको स्थिति का अनुभव करने तथा सही तर्क देने की सहायता के लिए खींची गई थी। तथापि कभी-कभी शुद्ध आकृतियों की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कहां पर। किसी बनने वाले भवन का मानचित्र बनाने में। ये रहा एक मानचित्र किसी भवन का, जिसमें आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बारीकियों से इसमें आकृति बनाई गई है, जिसके लिए हमें रचनाएं का प्रयोग करना पड़ता है और औजारों और मशीनों के विभिन्न भागों का खाका बनाना। यानी कि औजारों और मशीनों के भागों का नक्शा बनाने के लिए हम रचनाएं का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप इस आकृति में देख पा रहे होंगे। या फिर रचनाएं का प्रयोग हम सड़क का मानचित्र बनाने में भी प्रयोग करते हैं। और इन आकृतियों को बनाने के लिए कुछ आधारभूत ज्यामितीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स अवश्य होगा, जिसमें निम्न उपकरण होते हैं, जैसे कि अंशाकृत पटरी, सेट स्क्वायर, डिवाइडर, प्रकार और चांदा, जो कि आप इस आकृति में देख पा रहे हैं। सामान्यतः एक ज्यामितीय आकृति जैसे कि त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज आदि जिनमें मापें दी हो को बनाने में इन सभी उपकरणों की आवश्यकता होती है। परंतु ज्यामितीय रचना ज्यामितीय आकृति बनाने की वह प्रक्रिया है जिसमें केवल 2 उपकरण, एक अंशांकनहीन पटरी और एक प्रकार का प्रयोग होता है। यानी कि ज्यामितीय रचना वह प्रक्रिया है जिसमें ज्यामितीय आकृति बनाने के लिए केवल 2 उपकरण का प्रयोग होता है। पहला है अंशांकनहीन पटरी और दूसरा है प्रकार। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ज्यामितीय रचना की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आधारभूत रचनाएं से। आधारभूत रचनाएं में सबसे पहले हम यह सीखेंगे कि किसी दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना कैसे करते हैं। आइए जानते हैं। और जैसा कि आप सब जानते होंगे, रचनाएं में हम रचना के साथ साथ रचना के चरण को भी लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यह लिखेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक कोण ABC, जिसका हमें समद्विभाजक की रचना करनी है। ये है हमारा कोण ABC। तो चलिए अब हम रचना और रचना के चरण को
देखते हैं। इस रचना में सबसे पहले हम B को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे जो किरण BA और BC को क्रमशः मान लीजिए E और D पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि यह है हमारा कोण ABC। इस आकृति में हम B को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे जो कि किरण BA और BC को D और E पर प्रतिच्छेद कर रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ। दूसरे चरण में हम D और E को केंद्र मानकर तथा आधे DE से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे जो कि एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद कर रहा होगा। तो चलिए D और E को केंद्र मानकर तथा हाफ DE से बड़ी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं। तो चलिए अब हम D और E को केंद्र मानकर चाप लगा रहे हैं। ये हमने D और E को केंद्र मानकर एक चाप खींचा जो कि एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की तरफ, जिसमें है कि किरण BF खींचिए। अब हम B और F को मिला देंगे और यही किरण BF जो है वो कोण ABC का अभिष्ट समद्विभाजक है। तो इस तरह हम किसी भी दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे मान लें कि जो रेखा हमने खींची है वो ही कोण ABC की समद्विभाजक है। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। अब हम यह देखेंगे कि इस विधि से कोण समद्विभाजक किस प्रकार प्राप्त हुआ है। पहले हम DF और EF को मिलाएंगे। तो चलिए DF और EF को मिला दिया हमने। अब हम देखेंगे त्रिभुज BEF तथा BDF में। त्रिभुज BEF और BDF में BE जो है वो बराबर है BD के, क्योंकि ये दोनों एक ही चाप की त्रिज्याएं हैं। उसी प्रकार से EF जो है वो बराबर है DF के, क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। और फिर BF और BF दोनों में ही उभयनिष्ठ है। तो इन तीनों स्थितियों से हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज BEF जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा त्रिभुज BDF के, और ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं साइड 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 नियम से। और जब त्रिभुज BEF कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज BDF के, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण EBF जो होगा वो बराबर होगा कोण DBF के। ये दोनों कोण बराबर हो रहे हैं CP से, और चूंकि ये दोनों कोण बराबर हो रहा है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने जो रेखा खींची है समद्विभाजक इस कोण की, वो इस विधि से सही प्राप्त हुई है। चलिए अब हम इस पर आधारित एक प्रश्न की रचना करते हैं। हमारा प्रश्न जो हमें दिया हुआ है वो है 90 डिग्री कोण के समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो चलिए अब हम 90 डिग्री कोण के समद्विभाजक की रचना करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें दिया क्या हुआ है। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक कोण ABC जो कि बराबर है 90 डिग्री का, और हमें अब इसके समद्विभाजक की रचना करनी है। तो चलिए अब हम रचना के साथ साथ रचना के चरण को भी लिखेंगे। इस रचना का सबसे पहला चरण होगा B को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर 90 डिग्री की रचना कीजिए जो चाप को क्रमशः मान लीजिए E और D पर प्रतिच्छेद करता है। ये है रेखा BC, जहाँ पर हम B को केंद्र मानकर तथा कोई त्रिज्या लेकर 90 डिग्री की रचना करेंगे। 90 डिग्री की रचना आप सभी को करनी आती होगी। तो चलिए B पर 90 डिग्री की रचना करते हैं। ये हमने चाप खींचा जिस पर हमने 90 डिग्री की रचना की है। ये बन गया हमारा 90 डिग्री। अब ये दोनों रेखाएं चाप को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उसे हमने नाम दिया है E और D। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे चरण की तरफ। हमारा दूसरा चरण है D और E को केंद्र मानकर तथा हाफ DE से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप लगाइए जो एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए अब हम D और E को केंद्र मानकर तथा हाफ DE से बड़ी त्रिज्या लेकर चाप खींचते हैं।
ये हमने चाप खींचा और ये चाप एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चरण की तरफ। हमारे अगले चरण में है कि किरण BF खींचिए। ये हमने खींचा किरण BF और यही किरण जो BF है वह कोण ABC का अभिष्ट समद्विभाजक है। तो ये हमने 90 डिग्री कोण के समद्विभाजक की रचना की। इस तरीके से आप किसी भी कोण का समद्विभाजक की रचना कर सकते हैं और इस 90 डिग्री कोण का समद्विभाजक होगा 45 डिग्री। इस तरह के और भी प्रश्न आपकी NCERT पुस्तक में दिए हुए हैं जिनकी आप रचना अवश्य करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा रचनाएं का परिचय। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे आधारभूत रचनाएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है भूगोल का पाठ 3। इस पाठ का नाम है अपवाह स्वरूप। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जलाशय क्या होते हैं, झीलों के कितने प्रकार हैं, हमारे जीवन में नदियों का क्या महत्व है और राष्ट्रीय जल संग्रहण पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जलाशय से। दोस्तों, कश्मीर में स्थित डल झील, राजस्थान में स्थित सावर झील और बेगूसराय का कांवर पक्षी विहार से तो आप परिचित ही होंगे। ये सब झीलों के उदाहरण हैं। दोस्तों, जल भरे विशाल गड्ढों को झील कहा जाता है। इन झीलों का निर्माण वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों और हिम चादरों के पिघलने से होता है। इन झीलों के अलग अलग प्रकार होते हैं। दोस्तों, निर्माण की दृष्टि से झीलों के 7 प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कौन से हैं। झीलों के 7 प्रकार हैं धनसान घाटी झील, गोखुर झील, क्रेटर झील, लगून झील, अवरोधक झील, हिमानी झील और भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित झील। चलिए इन प्रकारों पर अब विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं धनसान घाटी झील। धनसान घाटी में जब जल जमाव होता है तब इस तरह की झीलों का निर्माण होता है। दोस्तों, इस तरह की झीलें अफ्रीका में बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। भारत में तलैया बांध द्वारा धनसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है। अगली झील है गोखुर झील। नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है तब उसके मार्ग में विसर्पण पैदा होता है। इस विसर्पित भाग को काटकर मुख्य धारा अलग हो जाती है जिसका आकार गाय के खुर के समान होता है। इस क्रिया से बनी हुई झीलों को गोखुर झील कहते हैं। दोस्तों, उत्तरी बिहार में इस प्रकार की झील पाई जाती है। अब बात करते हैं क्रेटर झील की। जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा का आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में यानी कि उस गड्ढे में वर्षा का जल जमा हो जाता है। इस तरह यहाँ पर एक झील बन जाती है। दोस्तों, भारत में लोनार झील इसी प्रकार से निर्मित हुई है। अब बात करते हैं लगून झील की। स्पिट और रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तब ऐसी झीलें लगून कहलाती हैं। भारत में लगून का उदाहरण है चिल्का और पुलिकत झील। चलिए अब बात करते हैं अवरोधक झील की। दोस्तों, कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरकर नदियों का प्रवाह रोक देती हैं।
इसकी वजह से झीलों का निर्माण होता है। इसे अवरोधक झील कहते हैं। फिर बात आती है हिमानी झील की। दोस्तों, हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों को हिमानी झील कहा जाता है। इनके उदाहरण हैं नैनीताल, भीमताल आदि। आखिरकार आती है भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। जल विद्युत पैदा करने के लिए जब नदियों पर बांध लगाया जाता है तो इन बांधों की वजह से झीलों का निर्माण होता है। इस तरह की झीलों को भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झीलें कहा जाता है। दोस्तों, गोविंद सागर झील, जो कि भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत बनाई गई है, वो इसका एक उदाहरण है। चलिए दोस्तों, ये तो हुए झीलों के प्रकार। अब हम बात करते हैं कि इन झीलों का हमारे जीवन में महत्व क्या है। दोस्तों, झील मानव के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इसका पहला उपयोग है कि यह सुंदर प्राकृतिक रूप बनाती हैं और पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। दोस्तों, इन झीलों की वजह से नदियों के बहाव क्षेत्र भी सुचारू रहते हैं। इसी के साथ साथ जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियों में पानी का संतुलन बनाने में इन झीलों का बहुत योगदान रहता है। सूखे के दिनों में इन झीलों से पानी लिया जा सकता है। इसी के साथ साथ इन झीलों का पानी विद्युत उत्पादन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, अगला विषय जिस पे हम बात करेंगे वो है जीवन रेखा के रूप में नदियाँ। दोस्तों, प्राचीन काल से नदियाँ और नदी घाटी क्षेत्र सभ्यता की जननी के रूप में देखे जाते हैं। सिंधु घाटी में हड़प्पा और मोहनजोदारो, क्वांग हो की घाटी में चीन और नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता और ऐसी कई अनेक सभ्यताएं थीं जो नदियों के किनारे विकसित हुई थी। दोस्तों, सिर्फ प्राचीन काल ही नहीं, आज इलाहाबाद के पास प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का संगम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। बड़े बड़े नगरों और महानगरों का विकास भी नदी घाटी क्षेत्र में ही हुआ है। आज उद्योगों, कृषि कार्यों और परिवहन साधनों को विकसित करने में नदियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, नदियों के जल का अत्यधिक इस्तेमाल उसके प्रदूषण का कारण बन गया है। नदियों का प्रदूषण पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। चलिए देखते हैं कि नदियां प्रदूषित होने के कारण क्या क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती आबादी के साथ साथ जल का अनुप्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। दूसरा कारण है कि हमारे रोजमर्रा के घरेलू कार्यों के साथ साथ औद्योगिक कार्यों में भी जल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, जब नदियों में बाढ़ आती है तो ये नदियां विकराल रूप धारण कर लेती हैं। बाढ़ों के समय में ये नदियां धरातल पर मौजूद जो भी कचरा होता है उसे अपने अंदर सम्मिलित कर लेती हैं, जिसके कारण इन नदियों का पानी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो जाता है। इसी के साथ साथ कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, पीड़कनाशक और अन्य पदार्थ नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा नदियों में वस्त्र धोने में प्रयुक्त साबुन, सोडा, अपमार्जक आदि तत्व नदी के पानी में घुलकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। दोस्तों, वनों की अंधाधुंध कटाई से अपरदन की गति में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे नदियों के प्रवाह मार्ग में तीव्र अवसादीकरण हुआ है। ठोस अवसाद, कीचड़ और रासायनिक कचरे के बढ़ जाने से इन नदियों का जल और प्रदूषित हो जाता है। दोस्तों, नदी के प्रदूषण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस समस्या से निपटने के लिए
कई संरक्षण कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। आज हम उसमें बात करेंगे गंगा कार्य परियोजना की। दोस्तों, भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना 1985 में शुरू की थी, लेकिन इस योजना को 31 मार्च 2000 में बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस योजना के प्रथम चरण में समीक्षा करने के बाद कई सुझाव दिए गए थे। इस योजना में इन दिए गए सुझावों को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। इस परियोजना के अंदर लाखों लीटर प्रदूषित जल को शुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, नदियों का हमारे जीवन में महत्व जो है उसको मद्देनजर रखते हुए और नदी प्रदूषण की समस्या को जूझने के लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वे एक राष्ट्रीय जल संग्रहण केंद्र की स्थापना करें। नदी के प्रदूषण की समस्या से जूझने के लिए दूसरा उपाय है वनस्पति का विकास। वनस्पति हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने में मदद करती है। शुद्ध वायु के साथ साथ यह हमें फल, औषधि, कीमती लकड़ियां आदि भी प्रदान करती हैं। दोस्तों, इनकी जड़ों से मृदा को संगठित रखा जा सकता है। मृदा के साथ बने रहने से नदियों का कटाव कम होने के साथ साथ उनमें अवसाद की मात्रा भी कम हो जाती है। दोस्तों, पेड़ पौधे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। वनस्पति के विकास से हमें ये सारे फायदे होंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। एक बार नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना जलाशय क्या होते हैं, हमने झीलों के प्रकारों पर भी चर्चा करी, हमने नदियों का महत्व जाना और हमने राष्ट्रीय जल संग्रहण योजना पर भी चर्चा करी। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी भूगोल की पुस्तक भारत, भूमि एवं लोक में से पाठ 3 अपवाद स्वरूप जरूर पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है अपवाद स्वरूप के भाग 2 का डेली टेस्ट। चलिए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। जल भरे विशाल गड्ढों को डैश कहा जाता है? नदी, समुद्र, झील या झरना? दोस्तों, इस खाली स्थान को भरिए। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से क्या झीलों के प्रकार हैं? गोखुर, अवरोधक, क्रेटर, ऊपर लिखित सभी। आपका अगला प्रश्न है, नील नदी की घाटी में कौन सी सभ्यता ने जन्म लिया था? सिंधु सभ्यता, नील सभ्यता, मिस्र सभ्यता या फिर चीन सभ्यता? आपका अगला प्रश्न है, इनमें से क्या जल प्रदूषण का कारण है? बढ़ती जनसंख्या, नदियों में मवेशियों की सफाई, कृषि रसायन या ऊपर लिखित सभी? आपका आखिरी प्रश्न है, गंगा कार्य परियोजना किस साल में आरंभ हुई थी? 1985,
1995, 1999 या 2000? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के सही उत्तर देखते हैं। धन्यवाद। स्कूल टीवी समझे सीखें इस शनिवार मई 30 सुबह 11 बजे देखना ना भूलें। हेलो, मेरा नाम शरद है और मैं एक कॉमिक कलाकार हूँ। हम सीखेंगे कि कैसे हम कॉमिक बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा, मायावी और बहुत मनोरंजक एक संसार है। स्कूल टीवी समझे सीखें इस शनिवार मई 30 सुबह 11 बजे देखना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार, और इसमें आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, उसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के विक्षेपण की, और उसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। दरअसल यहाँ पर हम सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इनसे होने वाले जो कारक हैं, इनसे जो चीज़ें होती हैं वो किस तरह से होती हैं, उसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपको कहा गया था कि आपको पढ़कर आना है कि प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो किस तरह से होता है। तो अगर आप वो पढ़कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से पहले एक बार उसे पढ़ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझते हुए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यह अपवर्तन की एक ऐसी अवस्था है जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो दरअसल में अपवर्तन है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वहां परावर्तन हुआ है। चलिए जानते हैं कि ऐसा किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आपको दो मीडियम लेने हैं, क्योंकि हम जानते हैं अपवर्तन के लिए दो माध्यम चाहिए होते हैं, एक सघन और एक विरल। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ विरल माध्यम रखेंगे और नीचे की तरफ होगा हमारा सघन माध्यम, और जो किरण होगी वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक अभिलंब, और यहाँ पर जो हमारी किरण होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी और एक आपतन कोण बनाएगी। अब हम जानते हैं कि जब अपवर्तन होता है तो जो किरण होती है अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है तो अभिलंब से दूर की ओर मुड़ती है। तो यहाँ पर किरण कुछ इस तरह से आगे चली जाएगी और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे कहा जाएगा अपवर्तन कोण। अब ये तो एक आसान सा अपवर्तन का उदाहरण है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है ये भी कुछ हमें इसी से समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए आप अगर इसे बढ़ाते चले जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब अपवर्तन कोण और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। पर मान लीजिए अगर आप अभी भी कोण को और ज्यादा बढ़ाएं तो क्या होगा, जो किरण होगी वो वापस से सघन माध्यम में आने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारा I यानी कि जो आपतन कोण है जब क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो होगा क्या कि किरण जाएगी और उसका अपवर्तन भी होगा, परंतु अपवर्तन इतना ज्यादा हो जाएगा कि किरण वापस से उसी माध्यम में आ जाएगी। तो दरअसल होगा तो अपवर्तन, परंतु ऐसा प्रतीत होगा कि उसका परावर्तन हुआ है। इसे ही कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन जो है वो है कि जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ाया जाए तो आपतित किरण परिवर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, जैसे कि ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
और साथ ही में इसका इस्तेमाल होके इंद्रधनुष भी बनते हैं। अब ये चीजें कैसे होती हैं इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं प्रकाश के विक्षेपण की, और जो होता है प्रिज्म से। अब प्रिज्म क्या है? दरअसल प्रिज्म कांच की बनी हुई वस्तु है जिसका आगे और पीछे वाला भाग एक त्रिकोण होता है और बाकी के 3 भाग जो होते हैं वो या तो स्क्वायर होते हैं या फिर रेक्टेंगल होते हैं। अब प्रिज्म से प्रकाश का विक्षेपण पढ़ने से पहले हमें विक्षेपण का मतलब पता होना चाहिए। तो चलिए विक्षेपण को समझते हैं। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों के क्रम में वियोजित होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो होते हैं वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसी के ये 7 रंग जब अलग अलग हो जाते हैं तो उसी को कहा जाता है विक्षेपण। अब ये होता किस तरह से है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रिज्म है उससे अगर हम व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो उसका अपवर्तन होता है, परंतु जो व्हाइट रोशनी है यानी कि जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 अलग अलग रंग होते हैं और 7 रंग का अलग अलग एंगल पर विक्षेपण होता है। तो उससे क्या होता है कि कुछ किरणें बहुत कम मुड़ती हैं और कुछ किरणें बहुत ज्यादा मुड़ जाती हैं। तो जो किरणें कम मुड़ती हैं वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं और जो ज्यादा मुड़ती हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं, और इससे जो सफेद रोशनी है वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जो अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है वो रेड लाइट यानी कि लाल रंग का होता है, और जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है वॉयलेट यानी कि बैंगनी कलर का। अब ये होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अभी जानते हैं कि ये 7 रंगों में विभाजित किस तरह से होता है। दरअसल यहाँ पर जब श्वेत प्रकाश आता है तो प्रिज्म के कारण जब वो अलग अलग एंगल पर अपवर्तित होता है तो वो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर सारे रंग इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर आप अगर इनके इनिशियल देखें तो रेड का हो जाएगा R, ऑरेंज का O, Y, G, B, I, V, और अगर हम इसे लिखे ऐसे तो विबग्योर को याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इससे क्या होगा कि आपको 7 रंग के क्रम आसानी से याद हो जाएंगे। आपको बस एक वर्ड याद रखना है, दैट इज विबग्योर। यहाँ पर आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि जिन रंगों का बहुत ही ज्यादा अधिक तरंग दैर्ध्य होता है वो बहुत ही ज्यादा कम मुड़ती हैं, वहीं पर जिन रंगों का बहुत ही न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू वो बहुत ज्यादा मुड़ती हैं। और यही कारण है कि जब ये अलग अलग कोनों पर मुड़ती हैं तो ये एक श्वेत रंग 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो श्वेत प्रकाश है उसके 7 अलग अलग कलर अलग हो चुके हैं, परंतु क्या इससे ज्यादा कलर होते हैं? इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सोचा, और वो ये सोचते थे कि हो सकता है श्वेत प्रकाश में 7 से ज्यादा रंग हो, और वो चाहते थे कि वो उनका स्पेक्ट्रम भी निकाल सके। स्पेक्ट्रम मतलब ये जो आपको कलर दिख रहे हैं उन्हें स्पेक्ट्रम कहा जाता है, और उनका कहना था कि अगर वो और प्रिज्म का इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें इससे ज्यादा स्पेक्ट्रम भी मिल सकते हैं। तो वो साइंटिस्ट इसी की खोज में जुट गए। अब ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने गति के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिए हैं, और साथ ही इन्होंने हमें गुरुत्व आकर्षण के बारे में बताया है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन से साइंटिस्ट थे? अगर आपका उत्तर न्यूटन है तो आपका जवाब सही है। सर न्यूटन ऐसा सोचते थे कि अगर वो प्रिज्म के साथ दूसरा प्रिज्म इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें शायद और ज्यादा कलर मिल जाए, परंतु उन्हें और ज्यादा कलर तो नहीं मिले। पर उन्होंने एक बात नोटिस करी कि अगर एक प्रिज्म के सामने दूसरा प्रिज्म उल्टा करके रखा जाए तो जो कलर यानी कि जो श्वेत रंग 7 अलग अलग कलर के स्पेक्ट्रम में बंटा था वो वापस से जुड़ के एक श्वेत प्रकाश देता है। इसे हम श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन कह सकते हैं। अभी प्रकाश के विक्षेपण के बारे में इतना ही पढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की। तो इसे समझने के लिए हमें पहले समझना होगा वायु को, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन वायु की वजह से ही होता है। दरअसल वायु में बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे कण होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं सभी चीजें बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब ये कण हमें आंखों से तो दिखाई देंगे नहीं, परंतु अगर हम इन्हें बहुत बड़ा करके देखें तो हमें पता चलेगा कि वायु के अंदर भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। अब होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें इनसे टकराती हैं तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं,
और इसी को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। और यही कारण है कि हमें टिंडल प्रभाव दिखता है। तो चलिए एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर आपतित होता है तो उसका विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन हो जाता है और इसे ही कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसका उदाहरण हो गया टिंडल प्रभाव, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बारे में आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है जहां पर सल्फर का इस्तेमाल करके प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाया गया है। आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट जो है जहां पर आप सिर्फ टिंडल प्रभाव को देख सकें, उसका इस्तेमाल शीशे के ग्लास से भी कर सकते हैं। आपको शीशे के ग्लास में कुछ पानी रखना है और उसमें 2-3 बूंदें डिटॉल की डालनी है। तो जब आप उससे प्रकाश को पास करेंगे तो आपको प्रकाश की किरणें दिखाई देंगी, जो कि टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया है। सबसे पहले हमने बात करी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, उसके बाद हमने जाना प्रकाश के विक्षेपण के बारे में, और उसके बाद हमने जाना प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है। इन तीनों की ही वजह से काफी अनोखी चीजें होती हैं। उदाहरण के लिए आकाश का नीला दिखना या फिर इंद्रधनुष का बनना। तो ये सारी चीजें कैसे होती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियोस में। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायुमंडलीय अपवर्तन की। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप ये सारी चीजें अपनी एनसीईआरटी की किताब से पढ़ लीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद। क्विज 3। पहला प्रश्न, प्रकाश का हवा के छोटे कणों के कारण फैलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी समंजन, ऑप्शन सी वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन डी विक्षेपण। दूसरा प्रश्न, किस रंग में अधिकतम तरंग दैर्ध्य होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तीसरा प्रश्न, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी विक्षेपण, ऑप्शन सी समंजन, ऑप्शन डी टिंडल प्रभाव। चौथा प्रश्न, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ऑप्शन ए आपतन कोण का क्रांतिक कोण से बड़ा होना जरूरी है, ऑप्शन बी आपतन कोण का क्रांतिक कोण से छोटा होना जरूरी है, ऑप्शन सी आपतन कोण और क्रांतिक कोण बराबर होने चाहिए, ऑप्शन डी आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर होने चाहिए। पांचवा प्रश्न, विक्षेपण के दौरान कौन से रंग का प्रकाश अधिक झुकता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी बैंगनी। सही उत्तर पहले प्रश्न का ए, दूसरे प्रश्न का सी, तीसरे प्रश्न का बी, चौथे प्रश्न का ए और पांचवें प्रश्न का उत्तर है डी। हेलो दोस्तों, ये है इतिहास के पाठ 2 समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति का तीसरा भाग। आज के पाठ में हम बोल्शेविक क्रांति के महत्व और परिणाम जानेंगे और हम जानेंगे कि लेनिन के बाद सोवियत संघ की स्थिति कैसी थी। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस की इस क्रांति के बाद अत्याचारी और निरंकुश राजतंत्र की समाप्ति हुई और क्रांति के बाद रूस में जनतंत्र की स्थापना की गई। रूसी साम्राज्य के स्थान पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे अंग्रेजी में यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन हुआ। रूस की क्रांति के बाद पहली बार शोषित वर्गों को सत्ता का अधिकार दिया गया। नई व्यवस्था के अनुसार भूमि पर कुलों के अधिकार समाप्त किए गए और भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया। वह सारी संपत्ति जो ऊंचे वर्गों और पूंजीवादियों ने इकट्ठी कर रखी थी, उसे देश की संपत्ति यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति के नाम पर घोषित कर दिया गया। दोस्तों, इसी के साथ साथ कल कारखानों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया।
उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया और मजदूरों को मतदान देने का अधिकार भी दिया गया। दोस्तों, क्रांति के बाद सोवियत संघ में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। यह व्यवस्था साम्यवाद विचारधारा के अनुकूल थी। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कृषकों और मजदूरों के हितों की सुरक्षा करना और उनकी प्रगति के लिए कार्य करना था। इस साम्यवादी सरकार के अंतर्गत सामाजिक असमानता समाप्त की गई और एक वर्ग विहीन समाज का निर्माण किया गया। पूंजीपति और जमींदार वर्ग का उन्मूलन किया गया और दोस्तों, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्रांति के बाद रूस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी बन गया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि क्रांति से पहले लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी और चर्च और कट्टरपंथी ईसाई धर्म का देश पर नियंत्रण था। लेकिन क्रांति के बाद यह सब कुछ बदल गया। दोस्तों, इसी के साथ साथ रूसीकरण की नीति का परित्याग किया गया। नई सरकार ने पुराने रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी राष्ट्रों को सोवियत गणराज्य का अभिन्न अंग माना। दोस्तों, ये तो थे क्रांति के रूस पर परिणाम। चलिए अब देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव था कि पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार का प्रयास होने लगा। विश्व के जिन जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, वह ये महसूस करने लगे कि बिना सामाजिक और आर्थिक समानता के राजनीतिक समानता अपर्याप्त है। इसके चलते पूंजीवादी देशों में भी कई सामाजिक और आर्थिक बदलाव आए। दोस्तों, इसी के साथ साथ बोल्शेविक क्रांति के बाद विश्व में अन्य देशों में भी किसानों और मजदूरों का सम्मान बढ़ा। पूंजीपतियों और मजदूरों में वर्ग संघर्ष बढ़ गया। प्रत्येक राष्ट्र की सरकार अपने लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, भूमि और शांति उपलब्ध कराना चाहती थी। सोवियत संघ के बाद विश्व में कई देशों में जैसे कि चीन, वियतनाम इत्यादि में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। साम्यवादी विचारधारा के प्रयास और प्रभाव को देखते हुए राष्ट्र संघ ने भी मजदूरों की दिशा में सुधार लाने के प्रयास किए। दोस्तों, इसी उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई। दोस्तों, इसी के साथ साथ विश्व में शक्ति का एक नया संतुलन देखा गया। नवनिर्माण के बाद सोवियत संघ साम्यवादी राष्ट्रों का अगुवा बना। दूसरी ओर अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्रों का नेता बन गया। इसके चलते विश्व दो शक्ति खंडों में बंट गया। ये दोनों खंड अपनी अपनी विचारधारा का प्रसार करने लगे। यूरोप भी वैचारिक आधार पर दो भागों में बंट गया, पूर्वी और पश्चिमी यूरोप। धर्म सुधार आंदोलन के बाद और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का वैचारिक विभाजन नहीं देखा गया। लेकिन आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों खामों में सशस्त्रीकरण की होड़ लग गई और शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर का जन्म हुआ। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि लेनिन के बाद सोवियत संघ की क्या स्थिति थी। लेनिन की मृत्यु के बाद भी सोवियत संघ प्रगति के मार्ग पर अग्रसर था। आर्थिक विकास के लिए सतत प्रयास किए गए। लेनिन के बाद सत्ता जोसेफ स्टालिन ने संभाली। दोस्तों, स्टालिन के समय में अनेक आर्थिक और अन्य समस्याएं विद्यमान थी। इसलिए सुनियोजित आर्थिक विकास के लिए
1928 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। 3 पंचवर्षीय योजनाओं से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था में भी सुधार आया। कृषि का आधुनिकीकरण हुआ और साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रगति भी हुई। लेकिन इसके बावजूद नियोजित अर्थव्यवस्था के आरंभिक चरण में सामूहिक कृषि का प्रयोग सफल नहीं रह सका। स्टालिन ने राज्य नियंत्रण कृषि फार्म स्थापित करने की योजना बनाई। 1929 से किसानों को सामूहिक कृषि फार्म, जिसको कोल खोज कहते थे, वहां खेती करने को बाध्य किया गया। इससे आने वाली आय को किसानों में वितरण करने की व्यवस्था की गई। दोस्तों, ऐसे बहुत से किसान थे जो इस व्यवस्था के विरोध में थे, लेकिन अपनी नीति को पूरा करने के लिए स्टालिन की सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी नीति अपनाती थी। अनेकों को देश से निर्वासित कर दिया जाता था। किसी भी तरह के विद्रोह को दबाने के लिए स्टालिन ने लोकतंत्र, भाषण और प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। जो भी नेता स्टालिन के विरोध में खड़े होते थे, उन्हें समाप्त कर दिया जाता था। इसके चलते ट्रॉट्स्की ने भी सोवियत संघ को छोड़ दिया। दोस्तों, स्टालिन ने सर्वाधिकारवाद की जो नीति अपनाई, उसमें मार्क्सवाद और क्रांति के आदर्शों की घोर उपेक्षा की गई और इसी तरह स्टालिन एक तानाशाह बन गए। आगे चलकर सोवियत संघ का विघटन हो गया। स्टालिन का सर्वाधिकारवाद मार्च 1953 तक बना रहा। इसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसके बाद निकिता ख्रुश्चेव 1964 तक सत्ता में बने रहे। उन्होंने स्टालिनीकरण की नीति को त्याग कर उदारवादी नीति बनाई। दोस्तों, ख्रुश्चेव के उत्तराधिकारी लियोनिड ब्रेजनेव ने स्टालिन की नीतियों का अनुसरण किया, जिसकी प्रतिक्रिया होनी आरंभ हो गई। इसके बाद 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव पार्टी के महासचिव चुने गए। दोस्तों, ख्रुश्चेव के समान ये भी उदारवादी थे। उन्होंने ग्लासनोस्त यानी कि खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी कि पुनर्रचना की नीतियां अपनाई। इन नीतियों से सोवियत संघ में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया और गणराज्यों में स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिए। एक एक करके सभी गणराज्य स्वतंत्र हो गए। दोस्तों, एक एक करके सभी गणराज्य स्वतंत्र होने लगे। इसके बाद गोर्बाचेव को पार्टी के महासचिव के पद से हटा दिया गया। बोरिस येल्त्सिन ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और रूस की स्वतंत्रता की घोषणा की। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन पूरी तरीके से हो गया। चलिए दोस्तों, अब इस पाठ को खत्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। चलिए एक बार नजर डालते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि बोल्शेविक क्रांति के क्या महत्व और क्या परिणाम थे, और हमने यह भी देखा कि लेनिन के बाद सोवियत संघ की स्थिति कैसी थी। दोस्तों, इस पाठ को और भी अच्छे से समझने के लिए आप घर जाकर अपनी पुस्तक इतिहास में से पाठ 2 समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति के भाग 3 का डेली टेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व को डैश कर दिया गया। शुरू, समाप्त, चलते रहने दिया,
या इनमें से कोई नहीं? आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका एक डैश राष्ट्र है। समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी या इनमें से कोई नहीं? आपका अगला प्रश्न है, रूस के बाद किन देशों में साम्यवादी सरकार बनी? अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या इनमें से कोई नहीं? आपका अगला प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु के बाद सोवियत की सत्ता किसने संभाली? केरेंस्की, जोसेफ मैक्सिम, जोसेफ स्टालिन या बोरिस येल्त्सिन? आपका आखिरी प्रश्न है, स्टालिन की नीतियां मार्क्सवाद और क्रांति के आदर्शों के डैश थी? अनुकूल, प्रतिकूल, साथ या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के सही उत्तर देखते हैं। धन्यवाद। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 3:05 से 4 बजे तक आएगा। तो बच्चों, इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।